हेलो एवरीवन। मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर ये वीडियो है एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये वैसे ही अपने आप में माइनर एक्ट, बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसमें भी हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किसी भी लॉ में, किसी भी सब्जेक्ट में हमें अगर ये पता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है तो वैसे ही हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो हमारे एक रैपिड रिवीजन के लिए है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रिक्वेंट, बहुत ही जल्दी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पीटी में आते हैं। 90% क्वेश्चन आई होप कि आपके इस वीडियो से 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, आई होप कि आपके पांचों आ जाए, बट 3-4 क्वेश्चंस तो आपके डेफिनेटली यहीं से आने वाले हैं। हो सकता है 5 भी आ जाए। ओके, तो बहुत ही जल्दी हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। यहाँ पे 5 मार्क्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है आपके एग्जाम में एमपी में। तो देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको सबसे पहले पता हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन किया है। हाउएवर इट इज नॉट द डेफिनेशन क्लॉज, ये बिल्कुल भी डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। हाउएवर इट इज द इंक्लूसिव, आप कह सकते हो इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। आप सेक्शन 13 इसका एकदम रट लीजिएगा, बिकॉज इट इज द, आप कह सकते हो इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्यों इंक्लूसिव कह रहे हैं? क्योंकि आप सेक्शन 13 में देखोगे तो आपको दिखेगा जो प्रोमिसरी नोट है, ओके, प्रोमिसरी नोट। दूसरा आप देखोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको एकदम रट लीजिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड थर्ड आपका बता रहा है कि जो चेक होगा, ये तीनों को आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या समझ आया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भाई डिफाइन तो किया ही नहीं किया हमने, तो बस ये बता दिया कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ओके, सो इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट मींस कि इन फ्यूचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और भी कुछ चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। हुंडीज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ओके, नेक्स्ट आइए आप, सेक्शन 13 को तो बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन हैं जो हमें देखने हैं वन बाय वन, बट पहले हम लोग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, वो आप लोग के पास, आई होप कि आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी भी BR एक्ट ओपन नहीं है तो प्लीज BR एक्ट को ओपन कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। ओके, देन आप सबसे पहले आ जाइए हमारा चैप्टर 17, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 17। यहां से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 17 किससे रिलेटेड है। तो ये डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है, डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है, इसको एकदम रट लेना है आपको। ओके, चलिए अब आइए, डिसऑनर ऑफ चेक्स पर आपका हो गया ये। देन आपका ये कहां से कहां तक दिया है, देन 138 से लेकर आपका 148 दिया है। ठीक है, 138 से 148, तो एक क्वेश्चन आपका ये टाइटल बेस्ड आपको मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपका ये टाइटल बेस्ड मिल सकता है। अब आप आओ 138 पर डायरेक्टली आइए आप, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा, सेक्शन 138। यहां से 98% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब क्वेश्चन हमें देखना कैसे है। डिसऑनर ऑफ चेक्स हम सबको, आपको पता है, ये एक तरह का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। पढ़िए 138 डील्स विद डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। ओके, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से डिसऑनर हो जाता है, मतलब जब चेक बाउंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने कोई चेक दिया, मिस्टर ए ने ड्रॉ किया एंड वो चेक मिस्टर बी को दिया। ओके, यहाँ पर ठीक करना है। ओके, मिस्टर ए ने ये चेक दिया मिस्टर बी को, ठीक है, बट ये जब मिस्टर बी बैंक में लगाने गए तो ये चेक बाउंस कर जाता है। अब ये किन कारणों से बाउंस करता है, ये रीजंस 138 में लिखे हैं। ठीक है, चेक मस्ट बी ड्रॉन बाय अ पर्सन, कौन चेक ड्रॉ कर सकता है? सो बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, ठीक है, विद अ बैंकर फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ द अकाउंट। तो जो अकाउंट होल्डर है वो चेक ड्रॉ कर सकता है। इसके बाद आइए, ये जो पेमेंट है,
पेमेंट मस्ट बी फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट फॉर एनी डेट और लाइबिलिटी। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चेक किस लिए आप करोगे? या तो किसी डेट के लिए कि भैया मिस्टर ए ने हो सकता है बी से कुछ डेट ले लिया हो, इसको डिस्चार्ज करने के लिए, इस डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इन्हें चेक ड्रॉ किया है। और हो सकता है कोई और लाइबिलिटी हो सकता है कि कोई और लाइबिलिटी हो, इसके लिए भी चेक ड्रॉ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी डेट या अदर लाइबिलिटी के लिए ये आपके पीटी के लिए कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है 138 में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, तो मिस्टर बी क्या करेंगे? चेक मिलते ही क्या आपके हाथ में पैसा आता है? आंसर इज नो। इन मिस्टर बी को जाना पड़ेगा बैंक में, बट ये बैंक ने इस चेक को रिटर्न कर दिया। द चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अब ये जो चेक लेके गए मिस्टर बी, ये मिस्टर बी गए बैंक में और इन्होंने यहाँ पर ये चेक लगा दिया। अब ये चेक रिटर्न हो गया, इन्होंने वापस कर दिया, इस बैंक ने इस चेक को वापस कर दिया, रिवर्ट बैक कर दिया, ए को बी को सॉरी वापस कर दिया। क्यों अनपेड ही वापस कर दिया? क्यों? इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन हो सकता है इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड। यहाँ पर देखिए आप 138 में ही देख लीजिए कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। इसका मतलब क्या है कि भैया मिस्टर ए ने जो चेक में अमाउंट लिखा था, फॉर एग्जांपल चेक में अमाउंट था आपका 5 लाख का, ओके, बट इन मिस्टर ए के अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है, केवल 1 लाख है, तो फिर कैसे ये पे होगा? तो इनसफिशिएंट है, अगर अकाउंट में आपके उतने पैसे ही नहीं है तो ये बैंक से रिटर्न हो जाएगा। दूसरा है आपकी सेकेंड है, समटाइम क्या होता है, ये मिस्टर बी ने जिस अकाउंट में अपना, जिस बैंक में अपना अकाउंट रखा हुआ है, उस अकाउंट में मतलब उस बैंक में और इन बी के बीच में एक अग्रीमेंट था। जैसे बड़ी सारी पॉलिसीज होती है ना कि भाई हमारी अपर लिमिट ये है, आपके कार्ड की अपर लिमिट क्या होती है, कई बार हमारे एटीएम की अपर लिमिट क्या है, तो एक अपर लिमिट फिक्स की गई है। तो बिन मिस्टर बी जो अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में एक अग्रीमेंट है कि भैया मिस्टर बी आपका ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा आप चेक नहीं इशू कर सकते। तो मिस्टर बी ने अपनी जो लिमिट है, जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, ओके, तो जो ये ट्रांजेक्शन लिमिट है, इसके बियॉन्ड जाकर अगर कोई चेक इशू कर दिया है तो भी ये बैंक रिटर्न कर देगा। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% यहाँ से भी चांस है क्वेश्चन आने का। तो 138 में यार ध्यान रखिएगा कि कौन से वो रीजन है जिससे बैंक आपका ये अनपेड हो जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। देन आप आइए नेक्स्ट, if the above requirement is fulfilled then such person shall be deemed to have committed the offense। अगर इन कारणों से बैंक ने इस मिस्टर बी के जो चेक है उसको अनपेड ही रिटर्न कर दिया, तो जो मिस्टर ए जिन्होंने ये चेक इशू किया था, ऐसा माना जाएगा इन्होंने सेक्शन 138 का ऑफेंस कमिट किया है। ओके, एंड इट शैल बी पनिश्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर 138 का ऑफेंस है देन पनिशमेंट क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 138 में 2 पनिशमेंट बताए गए हैं। एक तो इनका मैक्सिमम जो टर्म दिया हुआ है इम्प्रिजनमेंट का, मैक्सिमम टर्म, तो पूछ लेता है 138 में व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड। तो 138 में जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 2 इयर्स। ध्यान रखिएगा 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है। दूसरा है फाइन, ओके, फाइन या दोनों से, आप 2 साल के भी दे दो फाइन। नेक्स्ट पूछा जाता है इसी में, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिमिट क्या है, तो आप बताओगे 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। देन पीटी में पूछा जाएगा फाइन, तो फाइन कितना इंपोज किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कि ये चेक आपका 5 लाख का था ना, 5 लाख का था आपका चेक, तो जो मिस्टर ए जो ड्रॉर था, इस चेक तो बाउंस हो गया, ऑफेंस हो गया, तो कोर्ट जो फाइन इंपोज करेगी इनके ऊपर वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब जो चेक में अमाउंट था, मतलब 5 लाख अमाउंट था, तो किसी भी हाल में 10 लाख से ज्यादा का फाइन नहीं लगाया जा सकता है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। ओके, तो जो अमाउंट आपका चेक में मेंशन है उसका डबल से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, इसके बाद देखिए इसका प्रोविजन। अब 138 में ऐसा ही नहीं है कि अनपेड हुआ, रिटर्न हो गया और तुरंत ऑफेंस हो गया, नहीं। 138 के ऑफेंस के लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है, जो कि सेक्शन 138 के प्रोविजन आप में आपको मिलेगी। पढ़िए, further provides certain other requirement, it says section 138 shall not be applicable unless, okay। अब देखिए भैया मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी को चेक इशू कर दिया। अब ऐसा नहीं है मिस्टर बी के पास चेक है तो हम आराम कर रहे हैं, चेक तो आ ही गया है, कभी साल 2 साल 4 साल 10 साल में जाके चेक लगा ही देंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज अ वैलिडिटी पीरियड prescribed under section 138, okay, for the check।
कितने दिन तक किसी चेक की वैलिडिटी रहती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। द वैलिडिटी पीरियड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक क्या है? पहले 6 मंथ था, बट एट प्रेजेंट आपका 3 मंथ है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा 3 मंथ। ओके, देन आइए, तो 3 मंथ मतलब आपको जिस दिन चेक मिला है, आप 3 महीने के अंदर उसको बैंक में लगा दीजिए। अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो भी वो अनपेड हो जाएगा। ओके, तो अब तो फिर 138 का ऑफेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पार्ट पर डिफॉल्ट है ना भाई, इसके पार्ट पे थोड़ी था। तो आपने अगर 3 महीने के अंदर चेक को बैंक में लगा दिया, ओके, अब देखिए आपने तो बैंक में लगा दिया, लेकिन जब बी ने बैंक में लगाया, इस बैंक में, अब हम इस बी को ही बैंक बना लेते हैं। ओके, बैंक में लगा दिया, लेकिन ये तो रिटर्न हो गया भाई। क्यों हो गया रिटर्न? वही सेम ग्राउंड जो भी हमने पीछे देखे, 2 रीजंस की वजह से, फंड नहीं था प्रॉपर, या तो ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर जाके मामला था, रिटर्न हो गया। अब ये है फर्स्ट स्टेज आपकी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, अगर 3 महीने में आपने लगा दिया और ये रिटर्न होकर आ गया, तो आप विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, ये आप कनेक्ट कर लो। सेक्शन 99 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, जो बात करता है नोटिफाई के बारे में। ओके, ये कहता है कि अगर आपका ये अनपेड ही रिटर्न हो गया, तो इनको, मिस्टर बी क्या करेंगे, इसका नोटिस देंगे कि भाई, किसको? पब्लिक नोटरी, नोटरी पब्लिक जो है, उसको नोटिस दिया जाएगा 30 दिन के भीतर, और ये नोटिस ड्रॉर तक भी जाएगा कि ये जो आपका चेक है, ये बाउंस कर गया है, डिसऑनर, ये बाउंस कर गया, ये पे नहीं हुआ है। ओके, 30 दिन के भीतर ही आप इसको, आपको जब जानकारी मिली 30 दिन के भीतर, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप इसका नोटिस दोगे। ओके, अब नोटिस जब दे दिया, इसके बाद और इंतजार किया जाएगा 15 डेज का, 15 दिन और। अगर ये नोटिस देने के बाद 15 दिन और बीत गए, फिर भी इन मिस्टर ए ने अभी भी पेमेंट नहीं किया, नाउ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ओके, अब आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है 138 में कंप्लेंट करने का। बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों चीजें अगर हैं, 138 कहता है प्रोविजो, तभी आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, चलो, मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। सो अगर आपसे पूछा जाए 138 में कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, तो आप क्या बताओगे कि भैया वो 15 दिन का टाइम भी निकल गया, तब हमारे पास जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो आप कुछ कुछ चीजें और देख लो 138 से ही। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड, अगर आपसे पूछ ले पीटी में, what is the validity period for presentation of check, क्या बताओगे? आई थिंक आंसर आपके माइंड में तुरंत आ गया, हम बताएंगे 3 मंथ्स। ओके, चलो, ये क्वेश्चन आपके पीटी में एक बन सकता है, कहां से बना? 138 से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, रिटर्न होके आ गया, बैक आ गया, देन आप जो नोटिस होगा इन राइटिंग, ये नोटिस होता है 199 का, ये नोटिस जो होगा वो आप कितने दिन के अंदर दोगे? आप बताओगे विद इन 30 डेज। ओके, ये भी हो गया, हमने ये भी कर लिया। देन आप 30 डेज का नोटिस दे दिया, स्टिल मिस्टर ए जो ड्रॉर है वो फेल कर जाते हैं, स्टिल वो पेमेंट नहीं करते हैं, इतने दिन में? 15 दिन, ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं करते हैं, देन यहां पर याद रखना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आ जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब लीगल राइट एंड वॉल्यूशन ऑफ दैट लीगल राइट, वो आपको कॉज ऑफ एक्शन देता है। तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया। अब कॉज ऑफ एक्शन आ गया, तो ये मिस्टर भी कितने दिन तक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके विद इन 1 मंथ। ओके, विद इन 1 मंथ, यहां से भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखिएगा, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। ये आ गया आपका 138। नेक्स्ट, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। चलिए, ये सारे यहां से हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन मिल ही जाए आपको। देन आप आइए, इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, 138 के मैटर में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने सीआरपीसी में देखा होगा भाई,
कि सेक्शन 190 में 3 तरीके दिए हैं कॉग्निजेंस के। ए में कॉग्निजेंस आपका कंप्लेंट पर लेता है मैजिस्ट्रेट, क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट पर लेता है, पुलिस रिपोर्ट पर, और सी है अदरवाइज, जिसमें कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है। अब अगर ये मैटर 138 वाला है तो मैजिस्ट्रेट ना तो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा और ना ही सुओ मोटो। मैजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट जो कॉग्निजेंस लेगा वो लेगा कंप्लेंट पर। ध्यान रखिए 138 में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेगा? कंप्लेंट पर। दैट कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ये कंप्लेंट इन राइटिंग की गई हो। कहाँ लिखा है ये सेक्शन? आपका लिखा हुआ है 142 में, 142 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो ये अब इन राइटिंग लिया हो, देन आइए विद इन 1 मंथ, जो मैं आपको मैंने पीछे बताया था, ये भी 142 में ही लिखा है कि कॉग्निजेंस आने कॉज ऑफ एक्शन आने से 1 मंथ में ही आपको ये कंप्लेंट करनी होगी। कहाँ लिखा है? 142 में लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब ये है कि भैया कॉग्निजेंस लेगा कौन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है कॉम्पिटेंट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए। सो 142 में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये ले सकते हैं। ओके, चलिए 1 मंथ का ये पीरियड है, ये तो है ही है, लेकिन आप लोगों को अगर लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 पता हो तो आपको पता होगा रीजनेबल ग्राउंड होने पर, कोई भी अगर रीजनेबल ग्राउंड है, देन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन दिया है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। तो लगभग वही चीज यहाँ पर की है कि 1 महीने का टाइम तो है, लेकिन 1 महीना जब खत्म ही होने वाला था, मैं लास्ट में चली कंप्लेंट करने, लेकिन मेरा हो गया एक्सीडेंट और मैं 3-4 दिन बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। तो क्या ये 3-4 दिन का टाइम मुझे और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल किया जाएगा। अगर रीजनेबल कॉज है देन ये 1 मंथ का टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है, बट अदरवाइज आपको 1 मंथ का पीरियड ही है। चलिए ये हमारा 142 हो गया, इसको ध्यान रखना है। देन आप आ जाओ 142 जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल कहां पर होगा भाई? किस कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगा? जहां पर ये डिसऑनर हुआ है, जहां पर इसको ड्रॉ किया गया था। तो 142 क्लॉज 2 में इसकी बात की गई है, इसको थोड़ा सा देख लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 2015 में अमेंडमेंट हुआ है, तो एक नजर इस पे देख लीजिएगा। देन आइए नेक्स्ट, आप पावर। पावर खैर 143 आने से पहले हम लोग एक प्रोविजन और कर लें यहीं पर। 141 सेक्शन 141 ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये बात करता है, देखिए अभी हमने 138 में देखा जब कोई कॉमन मैन ये डिसऑनर ऑफ चेक का ऑफेंस कर रहा है, 138 जा रहा है, लेकिन जब यही कोई ऑफेंस कोई कंपनी करेगी देन 141 विल अप्लाई। ओके, अब 141 क्या कहता है कि भैया अगर किसी कंपनी की तरफ से किसी कंपनी ने चेक दिया और वो चेक हो गया रिटर्न, डिसऑनर हो गया, अब ऐसे में कौन कौन लाइबल होगा? 141 कहता है कि जो पर्सन इंचार्ज है उस कंपनी का, ओके, वो। दूसरा, ऐसा कोई पर्सन जिसका जो लाइबल होता है नॉर्मली कंपनी के सभी कंडक्ट के लिए, जो कंपनी के बिजनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मली, वो व्यक्ति, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो व्यक्ति। और तीसरा कहता है खुद कंपनी। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही लोग लाइबल होंगे। अगर आपसे पीटी में आ जाए तो ऑल ऑफ दी अबव लगा के आइएगा 141। ओके, ये तीनों ही लोग लाइबल होंगे। 138 कंपनी, देन 141। ओके, नेक्स्ट आइए भैया ये केसेस का ट्रायल कैसे होगा? 138 वाले जो ऑफेंस है इनको ध्यान रखना है, कंपाउंडेबल में आएगा आपका। इनका ट्रायल कैसे होगा? तो 143 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 143 ये क्या कहता है? 143 कहता है कि भैया ट्रायल होगा समरी ट्रायल। सीपीसी में भी आपको पता होगा ऑर्डर 37 इसकी बात करता है, और सीआरपीसी में भी इसके समरी ट्रायल के प्रोविजन। समरी ट्रायल स्पीडी ट्रायल होता है, जल्दी से इसका ट्रायल होगा। तो 143 इसकी बात करता है समरी ट्रायल। इसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट? कितने दिनों के अंदर समरी ट्रायल तो होगा, ठीक है भाई, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन क्या कोई टाइम लिमिट है? यस, इसकी टाइम लिमिट है 6 मंथ। इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आए। 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल हो जाना चाहिए। अगेन कौन इसके समरी ट्रायल कौन कर सकता है? देन अगेन भैया जिनके पास जुरिसडिक्शन है, कौन है? MM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन दोनों को इसकी पावर है कि एक केस का ट्रायल समरी कर सकते हैं। अगर इनको लगे कि नहीं समरी ट्रायल करना सही नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है, बल्कि हमें प्रॉपर एविडेंसेस को लेना है, डॉक्यूमेंट्स को देखना है,
तो वो नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट रीजन शुड बी रिकॉर्डेड, उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ओके, देन आइए इसमें आपको क्या देखना है, रीजन ऑर्डर इनको करना पड़ेगा। द ट्रायल ऑफ द केस अंडर दिस सेक्शन शैल एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल, जहां तक संभव हो डे टू डे ट्रायल होगा, डेली एडजमेंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर लगता है, देखिए प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, ये एक बहुत ही फेमस केस है, सेलम एडवोकेट वर्सेस बार एसोसिएशन, ओके, 2005 सुप्रीम कोर्ट का, कि जो प्रोसीजर है ये न्याय के लिए ही है ना। तो प्रोसीजर कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता कि अन्याय हो जाए। ओके, डे टू डे हमने कहा है समरी ट्रायल के लिए, लेकिन जहां पर एडजमेंट बहुत जरूरी है तो डेफिनेटली वहां पर एडजमेंट हो सकता है। आप रीजंस रिकॉर्ड करिए, क्योंकि जनरल रूल तो डे टू डे का है। एडजमेंट जहां पर जरूरी है कर दीजिए, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कोर्ट को। और इसके बाद यही है कि एवरी ट्रायल शुड बी, ये जो समरी ट्रायल है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 मंथ काउंट कब से करोगे भाई, जिस दिन कंप्लेंट दिया गया इन राइटिंग। ओके, तो जो बेचारा कंप्लेनेंट है, मिस्टर बी थे ना यहाँ पर, तो इन्होंने जिस दिन कंप्लेंट की है, तो कंप्लेंट की डेट से आप काउंट करिएगा, और आगे आप चले जाइए, इस कंप्लेंट की डेट से आप 6 मंथ के अंदर, ये जो पीरियड है अगर ये 6 मंथ का है, इसके अंदर इस ट्रायल को कंप्लीट होना है। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, 2018 अमेंडमेंट हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको पहले करा रही हूँ, आगे के प्रोविजन बाद में कराऊंगी। 2018 अमेंडमेंट एक्ट हुआ नेगोशिएबल में, और यहाँ पर एक प्रोविजन ऐड हो गया 143A, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात करता है आपके इंटरिम मेंटेनेंस से, सॉरी सीआरपीसी याद आ रहा है, इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात करता है। ओके, कॉम्पनसेशन, अब देखो इंटरिम कॉम्पनसेशन लग ही रहा है, इंटरिम है मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ओके, अब मिस्टर ए ने चेक दिया था मिस्टर बी के फेवर में, लेकिन वो बेचारा चेक तो हो गया रिटर्न, रीजंस आपको पता ही है, रिटर्न हो गया। ए ने सूट, अब ये जो बी है इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दी मिस्टर ए के अगेंस्ट, कंप्लेंट फाइल कर दी, लेकिन अभी तो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ मामला, चल रहा है इसी बीच में। तो 143A वाज इंसर्टेड बाय 2018। अब ये क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी कुछ सीआरपीसी में लिखा है लिखे रहने दीजिए। 138 अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर, 138 मतलब ये 138 वाले मैटर है, रिटर्न वाला, डिसऑनर ऑफ चेक वाला। इसमें कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट में, पहली बात तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, इंटरिम कॉम्पनसेशन ग्रांट करना या नहीं करना। तो कोर्ट को अगर अप्रोप्रिएट लगे, देन कोर्ट में ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक, कौन था ड्रॉअर, ये था ना, चेक तो इन्होंने ही बनाया। कोर्ट इनको ऑर्डर कर सकती है क्या, कि भैया जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक पता नहीं चल रहा कि आपने किया ये ऑफेंस या नहीं किया, तब तक कि आप मिस्टर बी को क्या करो, इंटरिम कॉम्पनसेशन दो, इंटरिम कॉम्पनसेशन दो। ओके, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन ये कितना होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा प्लीज, ये लिखा हुआ है 143A में स्पेसिफिकली कि 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो मैक्सिमम लिमिट अगर आपसे पूछ लिया पीटी में इंटरिम कॉम्पनसेशन का, तो बताइएगा 20%। ओके, देन आइए 43A के सब क्लॉज 2 में लिखा है, 143A सब क्लॉज 2 में लिखा है 20% से ज्यादा नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद लिखा है द इंटरिम कॉम्पनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज, ये भी पूछिएगा आपसे, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड, तो भैया आप इसको बताइएगा 60 डेज में, 60 डेज के अंदर आपको ये पे करना होगा। अगेन ये सारे कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलो अब आ जाइए, तो ये आपका 60 डेज, और बहुत ज्यादा कुछ हो तो नेक्स्ट दिया है 30 डेज और भी हो सकता है। देन आइए आप इससे ज्यादा और क्या, अब पता चला कि भाई ये तो इंटरिम कॉम्पनसेशन दिला दिया कोर्ट ने बी को, लेकिन अभी तो ट्रायल हुआ नहीं था। जब कंप्लीट हुआ तो पता चला ये जो ए थे ना, ये ए बेचारा तो इनोसेंट था, इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, ये तो इनोसेंट था। अगर ये इनोसेंट था तो क्या होगा इसका, एक्विटल ही तो हो गया। अब ए का तो हो गया एक्विटल, इस कॉम्पनसेशन का क्या करें जो ऑलरेडी ग्रांट कर चुके थे। अब कोर्ट इन मिस्टर बी को ऑर्डर करेगी कि जो आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन ग्रांट किया था तुरंत इसको वापस करिए। किसको, ए को। ये जो ए इनोसेंट है तुरंत इसको रीपे करिए। क्यों, अनजस्ट इनरिचमेंट की थ्योरी भी तो है ना, कि आपको किसी को गलत तरीके से फायदा नहीं पहुंचाना है, रीपे करिए। रीपे तो करिए ही करिए, जितना था 20% से ज्यादा होगा नहीं। तो अगर 1 लाख था अमाउंट चेक में, तो 20,000
इंटरम कॉम्पनसेशन मिल सकता था, 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर ये 20,000 इनको दिलवाया गया था तो रीपे करिए उतना का उतना, प्लस विद इंटरेस्ट करिए, विद इंटरेस्ट। ओके, और ये कितने दिन में कर दो, जिस दिन ऐसा ऑर्डर हुआ है उसके अगेन पीरियड दोनों में सेम है, ध्यान रखना 60 डेज। ओके, यहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आइए अगेन 144 में, ये सिंपल सी बात करता है आपका 144 सर्विस की बात करता है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन कहाँ कहाँ कराया जाएगा, सीपीसी में प्लेस ऑफ सुइंग अगर आपने पढ़ा है तो बहुत जल्दी समझ आएगा, जहां पर वो ऑर्डिनरी रिजाइड्स करता है, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, तो ये नॉर्मली है। देन आपका तो ये आप 144 सिंपल, एंड आपका 147 इंपॉर्टेंट है कि क्या ये कंपाउंडेबल है। यस, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ध्यान रखना। डिसऑनर ऑफ चेक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि यस कंपाउंडेबल है बट इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट मेंशन इन द चेक, ऐसा कुछ नहीं है, पर से कंपाउंडेबल है, अमाउंट इज इमैटेरियल। ओके, अमाउंट पूरी तरीके से इमैटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान रखना कि ये कंपाउंडेबल है। ओके, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कितने मिनट हुए हैं हमारे इस क्लास को? इसी इतनी ही देर में आपके यहां से 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, देखिएगा। अब आप आइए पीछे, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124 को एक जनरल रीडिंग जरूर लीजिएगा। सेक्शन 123 बात करता है जनरल क्रॉसिंग की। ओके, जनरल क्रॉसिंग आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, घरों में चेक वगैरह दिए जाते हैं तो चेक के ऊपर ना ऐसे मार्क बना दिए जाते हैं। ओके, इट इज द क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग 123 में दिया है, एंड स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में भी कुछ कुछ लिख दिया जाता है, स्पेशल क्रॉसिंग। ओके, तो 123 जनरल क्रॉसिंग एंड 124 इज द स्पेशल क्रॉसिंग। चलिए, इसको आप लोग हो गया। देन आप आइए 118 सेक्शन 118 इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, प्रेजम्पशन की बात करता है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 118 बात करता है प्रेजम्पशन की। आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा ही होगा, प्रेजम्पशन ये अवधारणा है कि कुछ फैक्ट अगर आपके सामने है तो कोर्ट उन फैक्ट्स को देखकर ही कुछ कुछ प्रेज्यूम कर लेगी। ओके, तो ये कहता है कि जहां पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले तो कोर्ट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देख के प्रेज्यूम कर लेगी कि दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉर द कंसीडरेशन। फ्री फंड में नहीं है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए कुछ कंसीडरेशन जरूर था। तो क्लॉज 1 कहता है, ए कहता है of the consideration that every negotiable instrument made or drawn for consideration। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है फॉर कंसिडरेशन है, इसका मतलब अगर दूसरी पार्टी कहती है कंसिडरेशन में नहीं है, then burden of proof will lie on that person who is saying that that negotiable instrument is not for the consideration। then आप प्रूफ करिए, क्योंकि presumption तो consideration के लिए है। ओके, देन आइए as to date, b as to date, ये कहता है every negotiable instrument bearing the date। अब भैया ये negotiable instrument है, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर आज क्या डेट है, अगर मान लीजिए हाँ आज 17 है, ये 17/3 ये 2021 लिखा है, तो जो डेट इस पे लिखी है वही डेट सही मानी जाएगी। ओके, अगर कोई और कहता है नहीं 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 ये डेट नहीं है, तो आप फिर उस जिस दिन ये ड्रॉ हुआ है हम तो वही डेट मानेंगे। आपको लोग को समझ आ रहा है ना, बहुत छोटा हो गया, कोई नहीं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पर मान लीजिए जिस दिन ड्रॉ हुआ है उसकी डेट लिखी है 17/3/2021, आज की डेट यहाँ पर साइन है उसका। ओके, ड्रॉर का। तो ये जो डेट लिखी है ना, ये माना जाएगा इसी दिन ये चेक क्या हुआ, ड्रॉ किया गया। ओके, तो ये मान लिया जाएगा, ये जो डेट के बारे में प्रेजम्पशन है। अब भैया सामने वाला कोई और कहता है कि नहीं नहीं ये वो डेट नहीं थी, बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दैट पर्सन, क्योंकि प्रेजम्पशन तो इसी के फेवर में है। देन आइए आप सी पर, सी कहता है as to time of transfer that every transfer of negotiable instrument was made before its maturity made in order in which they appear then on। okay, तो ये कहता है सॉरी सी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, मैंने ई पढ़ दिया। एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, दैट एवरी एक्सेप्टेड बिल एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, कि जिस दिन ये दिया गया तो वो अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया, ये प्रेजम्पशन होगी। मैच्योरिटी डेट होती है जब ड्यू होता है तब, तो उससे पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये प्रेजम्पशन होगी। तो ये प्रेजम्पशन आपकी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। चलो डी पर आइए, एज टाइम ऑफ ट्रांसफर, भाई माना जाएगा कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही ट्रांसफर हो गया है। ई पर आइए, इंडोर्समेंट। अब जैसे ये मैंने ना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया,
ये एक, ठीक है। इसमें मैंने लिखा कि ये जो ड्रॉर है ये ऑर्डर करता है बी को कि ये सी को पे करेगा। तो ये कौन सा प्रोमिसरी नोट है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। ओके, मैं आंसर करूंगी, ये पीटी में आएगा, आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ए ऑर्डर्स मिस्टर बी टू पे 10,000 रुपीज। ओके, मैं देखती हूँ कितने लोगों का आंसर करेक्ट है। ए ऑर्डर टू पे बी 10,000 रुपीज टू सी। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोमिसरी नोट है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चेक है, या नन ऑफ दी अबव। समझ आ रहा है? नन ऑफ दी अबव। बताइएगा जरा, इसमें ये प्रोमिसरी नोट है या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चेक है, या ये कोई नहीं है, बताइएगा। चलिए, तो ये कह रहा है कि जो ऑर्डर लिखा है ना उस पे, ये जो ऑर्डर है ना एंडोर्समेंट का कि ए ने बी को, बी ने सी को, तो ये जो ऑर्डर है एंडोर्समेंट का जो लिखा है वही करेक्ट माना जाएगा। देन एफ पर आइए, एज टू स्टैम्प, अगर कोई प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, जो खो गया, लॉस्ट, ओके, खो गया, देन बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, तो ऐसा प्रेजम्पशन किया जाएगा कि दैट प्रोमिसरी नोट, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये चेक, ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसी प्रेजम्पशन होगी कि दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। ओके, दैट द होल्डर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को। तो ये प्रेजम्पशन फेवर में है, जो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर बर्डन होगा कि आप प्रूव करिए। फिर है दी होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट दी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर कोई होल्डर है उसको माना जाएगा कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ओके, उसने एक्सेप्ट कर लिया है प्रॉपरली, उसको मैच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट कर लिया, ये माना जाएगा। और अगर कोई कहते नहीं है, देन फिर आप प्रूव करिए। Where the instrument has been obtained from lawful owner, जहां पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट को lawful owner से एक्सेप्ट किया गया है, और from any person in lawful custody, जिसके पास lawful custody थी, और by means of an offense or fraud, और has been obtained by the maker or सिंपल सी बात है कि भैया जहां पर भी उसको ऑब्टेन किया है थ्रू फ्रॉड या ऑफेंस, लॉफुल और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अप। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आपने उसको अनलॉफुल मींस से ऑफेंस कमिट करके, फ्रॉड कमिट करके आपने उसको ऑब्टेन किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। हम तो नहीं मानते हैं कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। ओके, तो आप प्रूफ करिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, फिर आइए आप सेक्शन 99 एंड सेक्शन 100, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 99, सेक्शन 100। 99 मैंने आपको बताया ये नोटिफाई से रिलेटेड है कि जब भी, जैसे मिस्टर ए ने बी को दिया था ना चेक, अब ये चेक हो गया रिटर्न, बाउंस कर गया, तो जब बाउंस होगा तो ये जो व्यक्ति होगा, ये कंप्लेंट, ये क्या करेगा, ये इसका एक नोटिस देगा। ओके, किसको देगा? नोटरी पब्लिक को। ये मिस्टर बी जाएंगे और ये नोटरी पब्लिक को एक इसकी नोटिस देंगे, और जो नोटरी पब्लिक होगा ये इसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में चढ़ा लेगा कि भैया ये चेक इस दिन ऐसे ऐसे, ठीक है, इनको। तो ये जो व्यक्ति है, और इसको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति होगा, मतलब जिसने ड्रॉ किया, तो ये होल्डर है, होल्डर को नोटिफाई करना पड़ेगा। होल्डर कौन था? बी था, इसको नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चेक ये रिटर्न हो गया, ये बाउंस हो गया, ये 99 में दिया। अब सेक्शन 100 क्या कहता है कि जब ये पब्लिक नोटरी को ऐसी जानकारी मिलेगी, ऐसा नोटिस मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये पब्लिक नोटरी एक इसको एक कह सकते हो आप सर्टिफिकेट के फॉर्म में एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, एक सर्टिफिकेट बनाकर देगा, ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में ये सब कुछ लिखेगा कि कौन ड्रॉर था, ड्रॉर कौन था, ये था, कौन होल्डर था, कब ये बाउंस हुआ, किस जगह बाउंस हुआ, व्हाट वाज द एग्जैक्ट अमाउंट। तो इस सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा गया होगा, एवरी डिटेल, ठीक है। और ये डिटेल, ये सेक्शन 101 इसका इसी बारे में कहता है, कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में। तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ना, इसी को आपको कहा जाता है प्रोटेस्ट। ओके, सेक्शन 100 ये बात करता है, ये कहता है प्रोटेस्ट। ये जो सर्टिफिकेट होगा, इस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होगा, ये 101 बात करता है। तो कंटेंट मैंने आपको बता दिया, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, कौन थे, ड्रॉर कौन था, और होल्डर कौन था, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो कौन था, और किस दिन हुआ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी, तो उसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए, अच्छा एक सेक्शन है सेक्शन 97, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। देखो सेक्शन 97, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ आपको, और बहुत जल्दी बता रही हूँ।
सेक्शन 97 कहता है that when the party to whom notice of dishonor is dispatched is dead. अब भैया ये जो मिस्टर बी थे ना, ये एक नोटिस देंगे डिसऑनर का, लेकिन ये इनकी तो डेथ हो चुकी है। अगर इन मिस्टर बी को ये पता ही नहीं है कि इनकी डेथ हो चुकी है, ओके, इफ द पर्सन जो कि दे रहा है नोटिस इज इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट कि भाई इनकी डेथ हो गई है, देन तब वो नोटिस सफिशिएंट माना जाएगा। तो माना जाएगा कि आपका नोटिस जो है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। देन आप लोग एक बार सेक्शन 52 देख लीजिएगा, एक हल्की सी नजर सेक्शन 52 पर देखिएगा, ठीक है। सेक्शन 87 देख लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा हल्का सा। ये मटेरियल अल्टरेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, मटेरियल अल्टरेशन के बारे में बात करता है, थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। अब आप आइए, अब जरा शुरुआत से आ जाइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर। वो तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजंस मैंने करा दिए हैं। अब आप आइए शुरुआत में सेक्शन पर आइए। सेक्शन, अब आपको पता है ना 1882 से ये आपका लागू हुआ है, पूरे भारत में लागू होता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ आप सेक्शन 4 पर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 ये प्रोमिसरी नोट को बताता है। प्रोमिसरी नोट है क्या? तो भैया प्रोमिसरी नोट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक इंस्ट्रूमेंट में इसमें क्या होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ, ये इन राइटिंग होना चाहिए। इन राइटिंग होना चाहिए जो इसको बना रहा है। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक नोट है ना, मैंने लिख दिया। और जो बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए पीटी के लिए, इसको कीवर्ड एकदम रट लो, ठीक है। ये अनकंडीशनल होना चाहिए, बहुत जरूरी है, कोई कंडीशन ना हो इसमें, ये अनकंडीशनल हो। जैसे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, मैं ए इस इंडोर्स इस रिटन इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिस करती हूँ बी को 10,000 रुपीज देने की, तो ये लिखित में मैंने किया, अनकंडीशनल है। मैंने ये नहीं कहा कि कल तुम्हारी शादी होगी, कल को वो शिप आएगी, कल को वो शिप इतने बजे आ जाएगी, कल को वो जहाज इतने बजे आ जाएगा, है ना, ये सब नहीं बोला मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला। कल को वो मुझे गिफ्ट में ये देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, अनकंडीशनल है, तो वो अनकंडीशनल है। और जो इसको बना रहा है वो अंडरटेकिंग लेता है, ओके, अंडरटेकिंग लेता है, साइन करता है कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट, बहुत जरूरी है, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है मैं तुम्हें इतना या इतना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे ना, वो वॉइड हो जाता है। तो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि 10,000 या 20,000 दूंगा ना, या तो 10 दूंगा या तो 20 दूंगा। तो राइटिंग है अनकंडीशनल है, सर्टेन अमाउंट है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोमिसरी नोट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोमिसरी नोट के सेक्शन 4 में जितनी भी इलस्ट्रेशन दी हैं, अभी भी टाइम है, सारी इलस्ट्रेशन को रट लो, एज इट इज इलस्ट्रेशन पीटी में मिलेगी, और वहां लिखा होगा कि बताइए ये क्या है। प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, हुंडी है भी कुछ नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो इसको आप लोग जरा देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आइए आप सेक्शन 5 पर। अच्छा, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग को लगता है ये तो सेम है या क्या डिफरेंस है, पता नहीं। देखो डिफरेंस बता रहे हैं आपको। सेक्शन 4 है ना, जो जो बात करता है हमारे प्रोमिसरी नोट की, ध्यान रखना यहाँ पर पार्टी केवल दो है, केवल दो ही लोग हैं, ओके। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पर तीन लोग होते हैं, थ्री पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। कौन? मिस्टर ए, ओके, ने ऑर्डर किया। डिफरेंस देखना आप, सेक्शन 5 की बैरक लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर ऑर्डर करता है ड्रॉर, यहाँ पर ड्रॉर अंडरटेकिंग लेता है कि मैं खुद ही पे करूंगा। प्रोमिसरी नोट में खुद पे करता है, ऑन द अदर हैंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ये ऑर्डर करता है, भाई ये ने ऑर्डर किया बी को कि मिस्टर बी आप इन मिस्टर सी को, ये मिस्टर सी होंगे, अब आप ध्यान रखना इनको, ये कहलाएगा ड्रॉर जो बना रहा है, ये कहलाएगा ड्रॉई जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम पे करना, और ये जो सी है ना, ये बन जाएंगी पे, कि तुम्हें 10,000 रुपए देने हैं। तो यहाँ पर तीन लोग होते हैं, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। देन आप आइए, यहाँ पर भी सेम, बाकी चीजें सेम है, ये भी इन राइटिंग होना चाहिए, स्पेसिफाइड अमाउंट होना चाहिए सर्टेन, और साइन होना चाहिए, जो भी ड्रॉर है उसका साइन हो, तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। क्लियर है? तो दोनों में ध्यान रखना भाई, वहां पर तो, यहाँ पर तो ऑर्डर होता है, ओ सॉरी, यहाँ पर तो अंडरटेकिंग होती है और यहाँ पर ऑर्डर होता है, ये आपके कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना। पीटी में देख लेना कि ऑर्डर कर रहा है कि अंडरटेकिंग कर रहा है। अंडरटेकिंग कर रहा है देन प्रोमिसरी नोट लगाइएगा, और अगर ऑर्डर कर रहा है देन बिल ऑफ एक्सचेंज लगाइएगा। दोनों के दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आइए आगे, नेक्स्ट आइए आप सेक्शन 6 देख लीजिएगा। सेक्शन 6 काफी इंपॉर्टेंट है, चेक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चेक तो आपको पता ही है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, चलिए, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर मतलब ये ड्रॉ ही है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अब आप इसमें क्या देखना है कि जो आपका भाई चेक है, ये चेक दो तरह के होंगे। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चेक एक तो होगा चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये एक्सप्लेनेशन 1 के ए में है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा किस क्लॉज में है, और दूसरा पूछा जाएगा आपको इन ट्रंकेटेड फॉर्म। ओके, ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 के बी में है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना, 1A एंड 1B। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इतना तो हम लोग वैसे ही एविडेंस वगैरह पढ़ा है, इतनी तो जानकारी है, लेकिन फिर भी बता दें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो एक्सप्लेनेशन 1 जो चेक ड्रॉ ही हुए होते हैं, जो बने भी, पे भी हुए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटराइज्ड, हमने हाथ फिजिकली कुछ नहीं किया, कंप्यूटर पे बनाया और कंप्यूटर पे ही पे कर दिया। ठीक है, a check drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही हमने सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक किया, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चेक। ट्रंकेटेड ये क्या है, अब जैसे ना मिस्टर ए ने भाई मिस्टर बी को चेक दिया, तो मिस्टर बी के क्या घर में बैठे बैठे चेक हो जाएगा? नहीं, आप जाओगे बैंक में। जब ये मिस्टर बी बैंक में जाते हैं तो क्या होता है, बैंक इस चेक को लगाएगा और एक, आप कह सकते हो वर्चुअल या कैसे, कि ये कुछ 3 से 4 दिन लगते हैं कि भैया ये आपका क्लियर होने में, तो ये बैंक अकाउंट में लगाया जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर फॉर्म। हाँ हाँ, ले लो, एक ही लेना। हाँ, तो ये 3 से 4 दिन लगता है क्लियर होने में। तो ये जो बीच का पीरियड है ना, 3-4 डेज का, ये जो आपका एक कह सकते हो आप, इसमें एक टर्म लिखा है क्लियरिंग, क्लियरिंग साइकिल। ये जो क्लियरिंग साइकिल लिखा है, ये जो क्लियरिंग साइकिल है, जब ये बैंक में आपने दिया, उनके अकाउंट में लगाया गया, ये कहलाता है ट्रंकेटेड चेक। ओके, तो ये जो पीरियड है, जब आपने बना के फिजिकली बनाया, बैंक में लगाया, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब ये कहलाएगा आपका ट्रंकेटेड फॉर्म का चेक। चलो, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। देन आप ध्यान रखना सेक्शन 8, सेक्शन 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है भाई होल्डर। Section 8 provides that holder of promissory note, bill of exchange, check means person entitled to his own name to possession and to receive recover the amount due from the parties। तो होल्डर कौन होगा भाई, ए ने ना एक चेक बनाया या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बी के फेवर में, तो ये जो बी है यही तो इसको रिसीव कर रहे हैं, यही तो अमाउंट ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति इंटाइटल्ड है अमाउंट को, इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल, इसमें नाम लिखा है भाई बी का, तो ये बी जो होगा ये कौन कहलाएगा, ये होगा होल्डर। ओके, देन आइए सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी ध्यान रखना सेक्शन 9, ये तो इतने रट लेना, जितने इस वीडियो में बताए जा रहे हैं आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। That holder in due course means any person who for consideration became the possessor of the promissory note, bill of exchange, payable to bearer। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई जिसने कंसिडरेशन के लिए मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले सफिशिएंट इसके पास रीजन है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, अपनी मर्जी से इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, ये बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9। देन आप सेक्शन 10, ओ सेक्शन 10 हल्का सा देख लेना, सेक्शन 10 भी देख लेना, हल्का एक एक मार्जिनल हेडिंग देखना। सेक्शन 11, सेक्शन 12 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 बात करता है आपके इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मिस्टर ए ने ड्रॉ किया, इंडिया में ही ड्रॉ किया, और इंडिया में ही मिस्टर बी को ये पे हो गया, तो ये बन गया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो इंडिया में ही ड्रॉ हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडिया में ही किसी को पे दिया। दूसरा सेक्शन 12 है, ये सेक्शन 12 बात करता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, जो इंडिया से बाहर ड्रॉ हुआ और बाहर ही उसको पेमेंट हुआ, ये आपका फॉरेन बनेगा। देन सेक्शन 15 है, ये बात करता है provides that when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same। ओके, देखो इसको समझो आप लोग, सेक्शन 15 क्या कहता है, when the maker, मेकर आपको पता है ना जो बना रहा है, ये मिस्टर ए है, ये आपके मेकर, when the maker और होल्डर आपको पता है ना बी है, negotiable instrument signs the same or otherwise then on such maker for the purpose of negotiation on the back or face, चाहे तो इसके फ्रंट पर
या तो भाई इसका जो बैक पेपर होगा बैक साइड में, ठीक है, या ये तो पेपर हमारा बना ही हुआ है, इसके साथ प्लस हमने कोई स्लिप अटैच कर दी, नेक्स्ट है ना, कोई स्लिप कोई पेपर अटैच कर दिया, ये पेपर है और इस पेपर पे मैंने कुछ इंडोर्स किया है, इंडोर्स मैंने लिख दिया है, एनेक्स देयर टू, इस स्लिप पर लिखा है, स्लिप को इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर दिया, या तो फिर मैंने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ही लिख दिया, ठीक है, और सो साइन फॉर द सेम पर्पस स्टैम्प पेपर एंडिंग टू कंप्लीट एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इज सेट टू इंडोर्स द सेम, तो उसको कहा जाएगा ये इंडोर्स किया है, जो व्यक्ति इंडोर्स करेगा वो इंडोर्सर कहलाएगा और दूसरा व्यक्ति इंडोर्स ही कहलाएगा। ओके चलिए, देन आइए आप 17, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 और बहुत आसानी से अभी आपको समझ भी आ जाएगा। देखो सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 कहता है कि जहां भी कोई एम्बिग्यूटी हो इंस्ट्रूमेंट में, भाई ये इंस्ट्रूमेंट तो है नेगोशिएबल, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर ये प्रोमिसरी नोट है। ओके मुझे नहीं समझ में आ रहा, ए ने तो ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मिस्टर बी, ये जो होल्डर है ना, होल्डर है, ये बात कह रहा है कि where an instrument may be constituted either as the promissory note or bill of exchange, the holder may at his discretion treat it either। तो ये जो होल्डर है इसको डिस्क्रिप्शन है कि भैया या तो ये प्रोमिसरी नोट मान ले या तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले, ये 17 कहता है। 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको डाल दो। ये भाई मैंने ना एक डॉक्यूमेंट तो बना दिया, मैंने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बना दिया, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप कभी चेक वगैरह पे देखना, ऊपर लिखा है मैंने 10,000 फिगर में, और वर्ड्स में मैंने लिखा है 1000, क्या माना जाएगा? अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या माना जाएगा? डिफरेंट है ना दोनों, ये तो 10,000 कह रहा है और ये 1000 कह रहा है। सेक्शन 18 कहता है कि जो वर्ड्स में लिखा गया है वो ही करेक्ट माना जाएगा। क्यों? ऐसा हो सकता है वो बेचारा बाय मिस्टेक जीरो हो गया, हम लोग से भी हो जाता है, ऐसा हो सकता है बाय मिस्टेक ये हो गया, ये तो सही लिख रहा है ना, जीरो गलत लिख गया, ऐसा हो सकता है इसने तो 1000 ही लिखा था, सामने से किसी ने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, फैब्रिकेशन कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया। तो ये करना आसान है, 1 का 10 करना बड़ा आसान है, लेकिन इस 1000 को अब 10,000 की जगह 1000 थोड़ी ना कर दोगे, वो तो पता चल जाएगा। ये अगर 1000 लिखा था तो आप 10,000 बड़े आराम से कर लोगे। ओके भाई 1000 में जीरो बढ़ा लोगे ना आराम से, अब इसके आगे आप एक जीरो और बढ़ा लोगे, क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, लेकिन इनमें तो नहीं कर सकते आप गड़बड़ी, तो इसीलिए जो वर्ड्स में है वही फाइनल माना जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद सेक्शन 22, सेक्शन 19 भी एक नजर देख लेना है, प्रोवाइड दैट अ प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन व्हिच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, ओके, एंड अ चेक पेबल ऑन डिमांड। देन 22 देख लीजिएगा कि ये कहता है कि प्रोवाइड दैट अ मैच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट व्हिच फॉल्स ड्यू। मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा भाई? जिस दिन ड्यू है, जिस दिन ड्यू है, जिस दिन पेमेंट करना है वो, ठीक है। इसमें ये भी आप देख सकते हो, ये डेज ऑफ ग्रेस की बात भी की गई है, तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो 3 डेज और मिल सकता है, इसी में एक दिन और 2-4 दिन और भी बढ़ सकते हैं। इसकी बात सेक्शन 25 कहता है। सेक्शन 25 कहता है कि भैया मेरा ना 1 महीने का टाइम था, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में क्या बताएं, कोरोना की ऐसी आफत आई कि 3 दिन तो कोर्ट ही क्लोज रहा। अब वो कोर्ट नहीं क्लोज रहा, हम तो बैंक की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, तो बैंक क्लोज रहा क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था। ओके तो सेक्शन 25 कहता है कि जितने दिन पब्लिक हॉलीडे था और बैंक क्लोज रहा, तो जब वो नेक्स्ट खुलेगा तब आपको वो टाइम मिल जाएगा, डीम टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रोसीडिंग। जब वो ओपन होगा तब मिल जाएगा, बिल्कुल सेम है जैसे आप लोग लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 4 पढ़ते होगे ना, कोर्ट इज क्लोज, तो जब कोर्ट ओपन होगी तब वो लिमिटेशन पीरियड में उतना वो एक्सक्लूजन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही 25 है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देन आपका ये 26 है, 26 भी काफी अच्छा प्रोविजन है भैया। 26 क्या कहता है? 26 आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अगर आपको सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता हो। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन, जो डिस्क्वालिफाइड है, ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एग्रीमेंट तो करो, एग्रीमेंट तो पार्टी का खेल है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ का खेल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट करो। सेक्शन 26 कहता है
प्रोवाइड्स फॉर द कैपेसिटी टू मेक प्रोमिसरी नोट एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कहता है हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कहाँ 10 में लिखा है, according to the law which is subject may bind himself and be bound by the making drawing। तो वो प्रोमिसरी नोट बना सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, वो बाइंड कर सकता है खुद को, दूसरों को, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर एंडोर्समेंट कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखो। कहता है अगर ड्रॉर जो है, भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया मिस्टर ए ने, अब ये मिस्टर ए बेचारे हैं माइनर, ओके, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये माइनर अपने आप को बाइंड नहीं कर सकते, इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कल को। तो ये ध्यान रखना, आप ये ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, बट so as to bind all parties except himself, सबको बाइंड कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कोई बच्चा ऐसी, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और इन्होंने इस बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर दिया मिस्टर बी को कि भाई तुम ना, आप जो मिस्टर सी हैं, ये बच्चा है, इसने ऑर्डर किया बी को कि भाई तुम ना इन एक्स को जाकर ये इतना पेमेंट कर दो। तो कल को ना इस सी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि तो माइनर है, 17 साल का था ये तो माइनर है। लेकिन बी और सी अभी भी लाइबल होंगे, क्यों? सेक्शन 26 कहता है और लाइबल बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइबल नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, बस इतना आप कर लीजिएगा। आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, और इतना आप लोग कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मैंने ट्राई किया है कि मैं कवर कर लूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था प्लीज उसका रिप्लाई करिए, ऐसा क्वेश्चन में भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।